नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल द ज्योग्राफी पाठशाला पर स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं महासागरीय लवणता। लास्ट क्लास में बात की थी अपन ने महासागरीय तापमान की, उससे पहले बात की थी महासागरीय उच्चावच की। तो ये कंटिन्यू क्लास से जुड़ी हुई कंटिन्यू टॉपिक है, ठीक है। तो पहले महासागरीय उच्चावच, फिर महासागरीय तापमान, फिर आज अपन बात करेंगे महासागरीय लवणता। महासागरीय लवणता क्या होती है, उनका किस तरह से फैलाव होता है, महासागरीय लवणता में मुख्य लवण कौन कौन से पाए जाते हैं, उनकी आज अपन बात करेंगे। बात करने से पहले आपको बता दूं, ये क्लास सब इंस्पेक्टर सेकंड ग्रेड एसएसटी के ज्योग्राफी सिलेबस और रीट में अगर ये टॉपिक है तो लैब असिस्टेंट के लिए और तमाम वो सारी भर्तियां जो जिसमें ये टॉपिक है महासागर, उन सभी के लिए क्लास यूजफुल है। क्लास एनसीईआरटी के आधार पर है। आप क्लास को जरूर देखें, क्लास को पूरी देखें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें, ठीक है। तो आज अपन देखेंगे महासागरीय लवणता। लवणता टॉपिक पढ़ने से पहले थोड़ी सी महासागरों की जानकारी, हालांकि महासागरों की अलग क्लास आएगी आपके, फिर भी थोड़ी सी महासागरों की आपको जानकारी होनी चाहिए। ये पहला प्रशांत महासागर है। ये कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। जानकारी होगी आपको महासागरों के बारे में। इधर भी ये प्रशांत महासागर है, ठीक है। पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। ये पूरा इधर का और इधर का दोनों का पीछे का पूरा कौन सा सागर है? प्रशांत महासागर। फिर अपन बात करें ये एस आकार में, ये कौन सा है? अटलांटिक महासागर। ये कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, ये भी एस आकार में, ध्यान रखना, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं अपने वाला महासागर एम आकार में। ये कौन सा है? हिंद महासागर। हिंद महासागर, ठीक है। 3 नंबर पे, 1 नंबर हो गया प्रशांत, 2 नंबर हो गया अटलांटिक, 3 नंबर हो गया हिंद महासागर, 4 नंबर हो गया आर्कटिक। 4 नंबर कौन सा हो गया? आर्कटिक महासागर, ध्रुव के चारों ओर, ठीक है। ये 4 नंबर ऊपर है, थोड़ा मैप में इतना ही आ रहा है तो यहाँ लिख दिया मैंने आर्कटिक महासागर। ये आर्कटिक है ना। 5 नंबर पे ये है, ये वाला दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर, ये 5 नंबर पे, ठीक है। महासागर कितने हैं? 5, ठीक है। दक्षिणी महासागर को अंटार्कटिक महासागर भी बोला गया है। देखो ये एस आकार में अटलांटिक, अटलांटिक, ये आर्कटिक और ये अंटार्कटिक, इसे अंटार्कटिक महासागर भी बोला गया, दक्षिणी महासागर। तो पहले तो 5 महासागर हो गए। इन महासागरों में अपन ने देखा था लास्ट क्लास में, तापमान देखा था, तो मध्य वाले भाग में तापमान है वो अधिक है और मध्य भाग से मध्य निम्न अक्षांश, निम्न अक्षांशों में महासागर में तापमान अधिक है और निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों के अर्थात ध्रुवों की ओर जाओगे तो तापमान में कमी आएगी। ये लास्ट क्लास में अपन ने देखा था, ठीक है। फिर अपन ने देखा था तापमान को प्रभावित करने वाले कारक महासागरों पर वही है जो स्थल के तापमान को प्रभावित करते हैं, जिनमें अक्षांश, स्थल और जल के स्थल स्वरूप था, है ना, सौर कलन था, वायुमंडल की पारदर्शिता थी। ये मोटे मोटे कारक थे जिनसे क्या होता है? तापमान प्रभावित होता है। इंसोलेशन, इंसोलेशन जिस जगह पे ज्यादा है वहां ताप ज्यादा मिलेगा और इंसोलेशन जिस जगह पे कम है, जैसे ध्रुवों पे कम पहुंचता है, 6 महीने तो बिल्कुल पहुंचता ही नहीं है, तो वहां तापमान की प्राप्ति भी कम होगी। तो महासागर हो गए 5। फिर बात करते हैं अपन आज लवणता की। महासागरों में ये महासागरीय जल की लवणता। देखो लवणता क्या होती है? महासागरीय जल के भार में जो भी जल के साथ में घुला हुआ पदार्थ है उसे महासागरीय जल की लवणता कहते हैं। महासागरीय जल है उसमें जो भी घुला हुआ पदार्थ है उसे क्या बोलेंगे? महासागर की लवणता, ठीक है। पहली बात, सागरीय जल के भार एवं उसमें घुले हुए खनिज लवणों के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। सागरीय जल का जो भी भार है, सागर का जल है, उसमें घुले हुए खनिज लवण, जो भी उसमें खनिज लवण घुले हुए हैं, उन सबको क्या बोलेंगे? महासागर की लवणता।
लवणता का परिकलन या आकलन 1000 ग्राम समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा के द्वारा किया जाता है ना। इसे पीपीटी इसे बोला जाता है, सॉरी ये पीपीटी है, इसे पीपीटी या पीपीटी या पार्ट पर थाउजेंड, ये पीपीटी है, ध्यान रखना, ये संकेत है पीपीटी का। पीपीटी का अर्थ क्या? पार्ट पर थाउजेंड, अर्थात 1000 ग्राम जल में कितनी लवण की मात्रा है, कितनी नमक की मात्रा है, वो क्या है? लवणता। क्या लाइन लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। लवणता का परिकलन 1000 ग्राम समुद्र जल में घुले हुए नमक की मात्रा के द्वारा किया जाता है। इसे क्या बोला जाता है? पार्ट पर थाउजेंड या पीपीटी, शॉर्ट रूप में अपन क्या बोलेंगे? पीपीटी। पीपीटी का ये संकेत है, पीपीटी का ये संकेत है, अच्छे से देखना, ठीक है। 24 पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देख ध्यान रखना, 24.7 पीपीटी, ये पीपीटी है ना, 24.7 पीपीटी की लवणता को खारे जल को सीमांकित करने की उच्च सीमा माना गया है। अगर सागरीय जल की लवणता की उच्च सीमा का आकलन करें तो कितने पीपीटी निर्धारित होगा? 24.7 पीपीटी, ठीक है। ये सागरीय जल के खारेपन की उच्च सीमा है, ठीक है। समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोएलाइन या सम लवण रेखा कहते हैं। समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोला जाएगा? सम लवण रेखा। ठीक वैसे ही जैसे समताप रेखा है। समताप रेखा क्या है? समान ताप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समताप रेखा। ठीक उसी तरह समलवण रेखा क्या है? समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समलवण रेखा, ठीक है, आइसोएलाइन। समुद्र की औसत लवणता 35 पीपीटी होती है। समुद्र की औसत लवणता क्या होती है? 35 पीपीटी, अर्थात 1000 ग्राम जल में 35 ग्राम लवण होते हैं। समुद्र की संपूर्ण समुद्र की औसत लवणता कितनी होती है? 35 पीपीटी, ठीक है, पार्ट पर थाउजेंड, पीपीटी, ध्यान रहेगा। एक डिटमार महोदय वैज्ञानिक था, समुद्र विज्ञान में अध्ययन किया इन्होंने। डिटमार महोदय ने समुद्री जल में 47 प्रकार के लवण बताए। डिटमार महोदय ने समुद्री लवणता के कितने प्रकार बताए? 47 लवणता बताए, 47 लवण बताए। इनमें से मुख्य देखो कौन कौन से हैं। ये लवण मुख्यतः है, सबसे पहले लवण, फिर लवणों की मात्रा, और फिर कुल लवण का प्रतिशत, है ना, संपूर्ण का कितना प्रतिशत है। ये प्रति 1000 ग्राम है, सारे के सारे पीपीटी में है ये। जैसे देखो, सबसे अधिक लवणता की बात करें, सागरों में जो मुख्यतः लवणता है वो 7 है। ये मुख्यतः कितने हैं? 7। संपूर्ण महासागर में अगर लवणों की बात करें तो मुख्यतः लवण कौन से? 7। सातों में भी सर्वाधिक कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। कितना है? 27 पीपीटी, अर्थात कुल लवण का कितना है? 77.8% कुल लवणों का, अर्थात सबसे ज्यादा लवण कौन सा हुआ? सोडियम क्लोराइड। दूसरे नंबर पे मैग्नीशियम क्लोराइड। दूसरे नंबर पे कौन सा है? मैग्नीशियम क्लोराइड। ये 7 है और इनको कंटिन्यू याद करना है आपको। पीछे ये अगर मात्रा 1000 में याद होनी हो, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये प्रतिशत आपको अच्छे से याद करना है। सर्वाधिक किसका प्रतिशत है? सोडियम क्लोराइड का। कितना है? 77.8। दूसरे नंबर पे मैग्नीशियम क्लोराइड, कितना प्रतिशत? 10.9%। तीसरे नंबर पे मैग्नीशियम सल्फेट, कितना है? 4.7%। चौथे नंबर पे कैल्शियम सल्फेट, कितना है? 3.6%। पांचवें नंबर पे पोटेशियम सल्फेट, कितना है? 2.5%। छठे नंबर पे कैल्शियम कार्बोनेट, कितना है? 3.2%। सातवें नंबर पे मैग्नीशियम ब्रोमाइड, कितना है? 0.2%। और कुल लास्ट में बच रहा है, ये तो 35 तो होगी, 35 पीपीटी होगी सागर की औसत लवणता, अभी अपन ने देखा, और कुल इनका योग भी क्या हो गया? 100। तो आपको याद करना है महासागरों में मुख्य लवण कौन कौन से पाए जाते हैं? सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम ब्रोमाइड, कैल्शियम कार्बोनाइड और मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से इनको याद करना है। ये सातों को कंटिन्यू याद करना, प्रश्न आएगा सातों के अंदर से, सातों में कंटिन्यू पूछेगा, क्रम से अधिक से न्यून की ओर या न्यून से अधिक की ओर भी पूछा जा सकता है, और पीछे ये प्रतिशत याद करना, ओके। ये महासागरों में मुख्य लवण ये पाए जाते हैं।
फिर अपन देखेंगे लवण प्राप्ति के स्रोत। आखिर में महासागरों में जो ये लवणता है, सैलिनिटी है, ये इनके मुख्य स्रोत कौन कौन से, जो महासागरों में आता कहां से है? तो सबसे ज्यादा मुख्य स्रोत तो है नदियां। नदियां क्या करती है, अपने साथ में लाखों टन अवसाद ले जाके सागरों में डालती है। तो सागरों में आने वाली लवणता प्राप्ति का मुख्य स्रोत कौन है? नदियां। ठीक है, ये नदियां सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण स्रोत है। दूसरे नंबर पे लहरें एवं पवने, ये स्थलीय भागों से लवण समुद्रों में जमा करती है, लहरें और पवने। तीसरे नंबर पे ज्वालामुखी, ये क्या है? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जब विस्फोट होती है तो विभिन्न प्रकार के लवण महासागरीय जल में मिल जाते हैं और जल के अंदर ही जम जाते हैं। तो देखो, मुख्यतः लवण का स्रोत मुख्यतः नदियां, पवने और लहरें, फिर ज्वालामुखी। महासागरों में ज्वालामुखी विस्फोट होती, बहुत सारे पदार्थ महासागरों में जम जाते हैं। फिर शैलें, कुछ विद्वानों के अनुसार सागरीय शैलें ही लवणों का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी की क्रस्ट के विघटन एवं वियोजन से अपरदनात्मक कारकों से लवण सागरों में पहुंचते हैं। अपरदन कारक अपन ने पढ़ा था, पवने, बहता हुआ जल, हिमानी, है ना, सागरीय तरंगे और भौम जल, ये क्या करते हैं? किसी भी पदार्थ पे चट्टानों के जो टुकड़े हैं उनको अपने साथ में बहा के सागरों की ओर ले जाके पटक देती है, सागरों में लवणता को बढ़ा देती है। फिर उल्कापिंड के तत्व भी महासागरों में गिरते हैं। उल्कापिंड भी टकराते हैं और धीरे धीरे वो पृथ्वी के रेंज में अपने वायुमंडल में आ जाता है, जिसे पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षित करता है और नीचे सागर है तो सागर में जाके उल्कापिंड गिर जाता है। ठीक है, फिर ये मुख्य स्रोत हो गए। अब सागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक, सागरीय लवणता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? एक सेकेंड। सागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहला कारक है वाष्पीकरण और सूर्य तप। किसी स्थान पे वाष्पीकरण बढ़ने से लवणता बढ़ती है। विषुवत रेखा के पास उच्च वाष्पीकरण होते हुए भी लवणता कम पाई जाती है, क्योंकि यहाँ आर्द्र पवने होने से स्वच्छ जलापूर्ति ज्यादा होती है। देखें, 0 डिग्री पर आर्द्र पवने हैं जिससे स्वच्छ जल की पूर्ति होती है। 0 डिग्री पर रोज के रोज वर्षा होती है, वर्षा के कारण लवणता कम होगी। शुद्ध जल होगा तो शुद्ध जल मिलेगा तो वहां लवणता कम होगी। वैसे जहां ताप अधिक होगा तो वहां वाष्पीकरण अधिक होगा, ताप अधिक होगा, वाष्पीकरण अधिक होगा तो वहां लवणता भी अधिक होगी। तो अधिक वाष्पीकरण लवणता को बढ़ाता है ना, यही लाइन लिखी हुई है। वाष्पीकरण बढ़ने से लवणता भी बढ़ती है। किसी स्थान पे ताप अधिक होगा, लवणता अधिक होगी, लवणता अधिक होगी तो वाष्पीकरण भी वहां ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ आर्द्र पवने होने से स्वच्छ जलापूर्ति होती है, ये फैक्ट आगे आएगा वापस। अभी तो आप ध्यान यही रखो, 0 डिग्री के पास लवणता कम होती है। क्यों? क्योंकि वहां वर्षा जल की प्राप्ति होती है और आर्द्र पवने तट से टकराती है तो वहां आर्द्र पवने भी अपने साथ शुद्ध जल को लाती है। आर्द्र पवने अभी आगे आएगा, ठंडी पवने। ठीक है, वर्षा द्वारा नदियों द्वारा जल पूर्ति, वर्षा द्वारा नदियों द्वारा जल की पूर्ति। स्वच्छ जल की आपूर्ति से लवणता कम हो जाती है। उदाहरण के लिए जहां भूमध्य रेखीय प्रदेशों में वर्षा की अधिकता के कारण लवणता अपनवर्ती प्रदेशों की तुलना में कम पाई जाती है। नदियां जहां अपना स्वच्छ जल सागर में गिराती हैं तो वहां मुहाने पर लवणता कम हो जाती है। जैसे भारत के पूर्वी तट पर नदियों की अधिकता के कारण पश्चिमी तट की तुलना में कम लवणता पाई जाती है। सीधी बात है, जहां पर भी शुद्ध जल है, चाहे वो वर्षा का जल है चाहे नदी का जल है, जहां पर भी किसी स्थान पे सागर या महासागरों में शुद्ध जल की प्राप्ति होती है वहां लवणता कम होती है। तो वो जल चाहे वर्षा जल के द्वारा आ रहा हो, वर्षा के द्वारा, चाहे वो नदियों के द्वारा आ रहा हो, तो वहां पे जल लवणता क्या होगी? कम होगी। उदाहरण दिया हुआ है, भारत के पूर्वी तट पर लवणता कम है। क्यों? क्योंकि नदियों का एक बहुत लंबा तंत्र है। आप देखोगे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, है ना, बड़ी बड़ी नदियां हैं, ये सारी पूर्वी तट पे बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो उसकी लवणता कम है। पश्चिमी तट पे इतनी नदियां है नहीं, 2-3 ही है ना। एक पेरियार होगी दक्षिण में, एक मांडवी गोवा की होगी और आपकी नर्मदा और तापी हो गई। तो ये कम नदियां हैं, छोटी छोटी नदियां हैं, इनका ज्यादा क्षेत्र लंबाई में है नहीं, तो जल इतना न्यून क्षेत्र में ये गिरती है तो इसका प्रभाव इतना सागर पे है नहीं, तो यहाँ लवणता ज्यादा है अरब सागर में। अभी देखेंगे आगे उसको भी उदाहरण सहित।
ध्रुवीय क्षेत्रों में हिम वर्षाएं बर्फ के पिघलने के कारण भी जलापूर्ति होती है, जिससे भी लवणता कम होगी। बर्फ भी क्या है, शुद्ध जल है। ध्रुवों पे बर्फ पिघलता है, तो ध्रुवों पे बर्फ पिघलेगा तो वहां शुद्ध जल की प्राप्त होगी, तो शुद्ध जल प्राप्त होगा तो लवणता घटेगी। ठीक है, तो जहां पर भी शुद्ध जल है वहां लवणता कम होगी, चाहे वो शुद्ध जल नदियों से मिल रहा है, चाहे वो शुद्ध जल वर्षा से मिल रहा है, चाहे वो शुद्ध जल हिम के पिघलने से मिल रहा है। ठीक है, याद रहेगी बात। फिर प्रचलित पवनें, अब पवनें भी क्या करती है, देखो एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरण होती है तो लवणता को प्रभावित करती है। व्यापारिक पवनें महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर लवणता बढ़ा देती है, जबकि पश्चिमी किनारों पर शीत जल के उद्वेलन से लवणता कम हो जाती है। पछुआ पवनें महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर लवणता कम कर देती है, जबकि पश्चिमी किनारों पर बढ़ा देती है। इस टॉपिक को अपन, इस पॉइंट को यहां देख रहे हैं। वापस आओ यहां पे, देखो मैं इसको थोड़ा सा डब कर रहा हूं। ठीक है, क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। ठीक है, देखो यहां पे अपन ने पढ़ा था, यहां पे पढ़ा था अपन ने, पाई जाती है आपके कौन सी पवनें, व्यापारिक पवनें, और इससे ऊपर यहां तक पाई जाएगी आपके पछुआ पवनें। थोड़ा नीचे ज्यादा चला गया, यहाँ पाई जाएगी आपके पछुआ पवनें। ठीक है, देखो ये व्यापारिक पवनों का बेल्ट है, ये है ना, और ये पछुआ पवनों का बेल्ट है, ये इधर भी ये तो अभी जस्ट लाइन में क्या लिखा होता है, व्यापारिक पवनें क्या करती है, महाद्वीपों के पूर्वी भाग में, ये पूर्वी वाला भाग, महाद्वीपों के पूर्वी भाग में लवणता को बढ़ाती है व्यापारिक पवनें। और पछुआ पवनें क्या करती है, ये देखो इसी लाइन को वापस देखें आप, ये लिखा हुआ, व्यापारिक पवनें महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर लवणता बढ़ाती है, जबकि पश्चिमी किनारों पर शीत जल के अभी इसको पढ़ेंगे। व्यापारिक पवनें महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर लवणता बढ़ाती है, ठीक वैसे ही पछुआ पवनें महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर लवणता कम कर देती है, तो जबकि पश्चिमी किनारों पर बढ़ा देती है। अब देखो वापस, ये पवनें इधर आके टकरा रही है, व्यापारिक पवनें, ये बेल्ट है कर्क और मकर के बीच का, अपन ने पढ़ा था 30 और 30 के मध्य का यहाँ व्यापारिक पवनें चलती है, और 30 और 60 के मध्य में पछुआ पवनें चलती है। ये तो आपको याद ही होगा ना, यहाँ व्यापारिक पवनें चलती है और यहाँ पछुआ पवनें। तो व्यापारिक पवनें महाद्वीपों के पूर्वी भाग में देखो क्या करती है, जल लाके ये पवनें यहाँ आके टकराती है तो यहाँ जल लाके छोड़ेगी, तो जल छोड़ेगी तो यहाँ लवणता बढ़ जाएगी, जबकि यहाँ से जल को हटाती है ना, यहाँ से जल को जब हटाती है तो ऊपर का जल ज्यों यहाँ हटता है तो यहाँ से अंदर से जल वापस बाहर आता है, उस प्रक्रिया को बोला जाता है उद्प्लावन, है ना, अपवेलिंग। नीचे से जल ऊपर आता है क्योंकि यहाँ का जल इधर हो जाता है, महासागरीय धाराओं में अपन पढ़ेंगे इसको। तो यहाँ से जल जब इधर हट गया तो यहाँ से आंतरिक जल ऊपर आता है, ऊपर आएगा तो ठंडा जल है, शुद्ध जल है, तो यहाँ महाद्वीप के पश्चिमी भाग में लवणता कम है, मैं माइनस कर रहा हूं, और महाद्वीपों के पूर्वी भाग में लवणता ज्यादा है। किसके कारण, व्यापारिक पवनों के कारण, इधर पश्चिम में कम है। ठीक है, विपरीत पछुआ पवनें, पछुआ पवनें महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में लवणता को बढ़ाती है, जबकि पूर्वी भाग में लवणता कम करती है, पूर्वी भाग में लवणता कम करती है, पश्चिमी भाग में बढ़ाती है। ये पश्चिमी भाग में यहाँ बढ़ाएगी और यहाँ लवणता कम करेगी। ठीक है, ये दोनों का फर्क है, पछुआ पवनें और व्यापारिक पवनें। ठीक है, आप प्रचलित पवनें, व्यापारिक पवनें महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर लवणता बढ़ा देती, जबकि पश्चिमी किनारों पर शीत जल के उद्वेलन, ये उद्वेलन होता है अपवेलिंग, नीचे से जल का ऊपर आना, क्योंकि ऊपर का जल हट जाता है तो आंतरिक जल है वो ऊपर से दबाव जो हटता है तो वो जल ऊपर उठता है, शुद्ध जल है, आंतरिक जल शुद्ध होता है तो वहां लवणता कम होगा। तो पश्चिम भाग में लवणता
अपवेलिंग से लवणता कम होगी, जबकि पछुआ पवनों के द्वारा पूर्वी किनारों पर लवणता कम कर देती है और पश्चिमी किनारों पर लवणता पछुआ पवनें बढ़ा देती है। ठीक है, ये बात महाद्वीपों के संदर्भ में और प्रचलित पवनों के संदर्भ में। फिर नेक्स्ट देखिए, वायुमंडलीय दाब, उच्च दाब पर लवणता बढ़ती है क्योंकि समुद्र तल की संपीड़नात्मक उच्च होती है। समुद्र तल की संपीड़नात्मकता उच्च होती है, जिससे विलोमकता बढ़ जाती है ना, विलोमकता बढ़ जाती है, विलोमकता विपरीतता बढ़ जाती है, जिससे विलोमकता बढ़ेगी तो वहां लवणता भी बढ़ेगी। किसके कारण? दाब के कारण। महासागरों में जिस जगह पे दाब अधिक वह लवणता अधिक होगी, दाब कम लवणता कम। महासागरीय धाराएं, फिर मैंने बताया धाराएं भी दो तरह की होती है, गर्म जल की धारा और ठंडे जल की धारा। गर्म धाराएं लवणता बढ़ाती है, गर्म धारा लवणता को बढ़ाती है। गर्म धारा जहां पर भी तट के जाके टकराएगी वह लवणता बढ़ेगी, और ठंडी धारा लवणता को घटाती है, जबकि ठंडी धाराएं लवणता कम करती है। उदाहरण के लिए गल्फ स्ट्रीम पश्चिमी यूरोप के तट की लवणता को बढ़ा देती है और लेब्राडोर की धारा उत्तरी पूर्वी अमेरिका के तट की लवणता को कम करती है। इसको भी आप इसमें देख लो। देखो यहाँ गल्फ स्ट्रीम चलती है, यहाँ इस वाले भाग में, इस वाले भाग में क्या चलती है? गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम, ये गल्फ स्ट्रीम का डेल्टा है, यूरोप का पश्चिमी भाग, ये वाला भाग गल्फ स्ट्रीम के डेल्टा से गर्म होता है, और लेब्राडोर धारा यहाँ आती है, तो ये अमेरिका का पूर्वी भाग है, यहाँ लवणता को कम कर देती है। माइनस करता हूँ, तो अमेरिका के पूर्वी भाग में लेब्राडोर ठंडी धारा लवणता को घटाती है, और गल्फ स्ट्रीम धारा यूरोप के पश्चिमी भाग में लवणता को बढ़ाती है। ठीक है, धाराओं को अपन आगे टॉपिक में पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छी तरह से। ये हो गया धाराएं, ठंडे गर्म जल की धारा लवणता बढ़ाएगी, ठंडे जल की धारा है वो लवणता को घटाएगी। फिर महासागरीय जल का संचरण, जल है वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करता है, महासागर का जल भी। कुछ अक्षांशों में स्थलबद्ध सागर की लवणता कम होती है, जबकि खुले सागरों की अधिक, जबकि निम्न अक्षांशों में स्थलबद्ध सागरों की लवणता अधिक होती है, जबकि खुले सागरों की लवणता कम होती है। देखें लिखा हुआ है उच्च अक्षांश, उच्च अक्षांशों में अगर कोई स्थलबद्ध सागर है तो वहां की लवणता कम होगी, बात हो रही है उच्च अक्षांशों की। और यही अगर निम्न अक्षांशों में स्थलबद्ध सागर है तो वहां लवणता अधिक होगी, क्योंकि जल कम होगा और स्थल का प्रभाव ज्यादा होगा, तापमान ज्यादा होगा, तापमान ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा, वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो लवणता ज्यादा होगी। जबकि वही स्थिति उच्च अक्षांशों में बंद सागरों में ताप की कमी के कारण, वाष्पीकरण की कमी के कारण लवणता भी कम होती है। ठीक है, ये फैक्ट है। नेक्स्ट देखिए आप महासागरीय लवणता का ऊर्ध्वाधर वितरण। अब ऊर्ध्वाधर वितरण वर्टिकल, सतह से गहराई की ओर जाने पर साधारणतः गहराई के साथ लवणता बढ़ती है। पहली बात, गहराई की ओर जाने पर लवणता बढ़ती है। दूसरी बात, ये आ गया हेलोक्लाइन, ये देखो इंपोर्टेंट है, पहले पढ़ा थर्मोक्लाइन, अब आया हेलोक्लाइन। हेलोक्लाइन क्या है देखे आप, यह एक स्पष्ट क्षेत्र है 300 से 1000 मीटर की गहराई, जिसमें लवणता तीव्रता के साथ घटती है। अगर ये सागरीय सतह है, सतह से आप गहराई की ओर जाओगे तो 300 मीटर से 1000 मीटर तक एक भाग आएगा, मोटा भाग 300 से 1000 मीटर तक। वहां सागरीय गहराई में, जल में 300 से 1000 मीटर की गहराई पर तीव्रता के साथ लवणता घटती है, उस भाग को बोला जाएगा हेलोक्लाइन। उसे क्या बोला जाएगा? हेलोक्लाइन। अच्छे से याद रखना, हेलोक्लाइन क्या है? 300 से 1000 मीटर की गहराई में लवणता घटती है। ठीक लास्ट क्लास में आया था थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन क्या है? 300 से 1000 मीटर की गहराई में तापमान में तीव्र गति से कमी आती है, तीव्र गति से ताप घटता है। तो 300 से 1000 मीटर पर तापमान की बात हो रही है तो थर्मोक्लाइन, और लवणता की बात हो रही है तो हेलोक्लाइन। ठीक है, एक और होता है घनत्व में पाइनोक्लाइन, वो भी 300 से 1000 मीटर गहराई में होता है। लवणता समुद्री जल के घनत्व में महासागरीय जल के स्तरीकरण को प्रभावित करती है। महासागर के लेयर के साथ साथ अलग अलग लेयर में अलग अलग लवणता। सतह की लवणता जल के वाष्प या बर्फ के रूप में परिवर्तन हो जाने से बढ़ जाती है। सतह की लवणता में परिवर्तन होता है, जल जमता है तब। अधिक गहराई में लवणता निम्न तो रहती है, निम्न तो रहती है, लवणता निम्न रहती है।
नोट लिखा हुआ है, प्रति चक्रवातीय दशाएं स्थिर पवन उच्च तापक्रम लवणता को बढ़ाते हैं। प्रति चक्रवातीय दशाएं, चक्रवात क्या होते हैं? निम्न दाब के केंद्र होते हैं। प्रति चक्रवातीय दशाएं क्या होती है? प्रति चक्रवात उच्च दाब के केंद्र होते हैं, जहां पवनें केंद्र से परिधि की ओर चलती है प्रति चक्रवात में। तो प्रति चक्रवातीय दशाएं, प्रति चक्रवात में पवनें नीचे की ओर उतरती है, तो पवनें जहां नीचे उतरती है वहां लवणता बढ़ती है। ठीक वैसे ही 30 डिग्री और 35 डिग्री के सहारे होता है। ठीक है, ग्लोब पर दोनों साइड में स्थिर पवनें, किसी स्थान पे स्थिर पवन है वो भी लवणता को बढ़ाएगी। उच्च ताप है, उच्च ताप होगा तो वाष्पीकरण अधिक होगा, वो भी लवणता को बढ़ाएंगे। उत्तरी गोलार्ध में जून में अधिकतम लवणता और दिसंबर में न्यूनतम लवणता, ये ताप के अकॉर्डिंग। ध्रुवीय क्षेत्रों में सतह पर लवणता कम तथा गहराई की ओर बढ़ती है। मध्य अक्षांशों में 400 मीटर की गहराई तक लवणता बढ़ती है, इसके बाद गहराई के साथ इसकी मात्रा कम होती है। मध्य अक्षांशों की बात हो रही है। ध्रुवीय क्षेत्रों में तो सतह पर लवणता कम होती है, गहराई में बढ़ती है, फिर वापस घट जाती है। जबकि मध्य अक्षांशों में 400 मीटर की गहराई तक लवणता बढ़ती है, इसके बाद गहराई के साथ इसकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। फिर आ जाओ भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, सतह पर लवणता कम, फिर 1000 मीटर गहराई तक बढ़ती है, उसके बाद पुनः कम होती है। तीनों स्थिति दे रखी है। भूमध्य रेखा के साथ सतह पे क्या है? लवणता कम। भूमध्य रेखा में सतह पर लवणता कम, क्योंकि 0 डिग्री पे रोज वर्षा होती है, बहुत सारी नदियां 0 डिग्री के आसपास आके गिरती है। ठीक है, तो यहाँ सतह पर लवणता कम है, गहराई को जाने पर लवणता बढ़ेगी फिर घटेगी। मध्य अक्षांशों में 400 मीटर की गहराई पर लवणता बढ़ेगी एक बार, फिर वापस लगातार घट जाएगी। ध्रुवों पे, ऊपरी ध्रुवों पे, ऊपरी सतह पे लवणता कम होगी। क्यों? क्योंकि शुद्ध जल बर्फ के पिघलने से मिलता रहता है ना, तो शुद्ध जल मिलता रहता है, तो ध्रुवों पे सतह पर लवणता कम, फिर गहराई में बढ़ेगी फिर घटेगी। ठीक है, तो ये हो गया लवणता का ऊर्ध्वाधर वितरण। अब अपन देखेंगे महासागरीय लवणता का क्षैतिज वितरण, है ना, ओरिजेंटल। सामान्य खुले महासागरों की लवणता 33 से 37 के मध्य होती है। ये क्या पीपीटी है, प्रतिशत नहीं है, 33 पीपीटी से 37 पीपीटी होती है सामान्यतः। उत्तरी गोलार्ध के पश्चिमी भागों में लवणता 35 पीपीटी से कम होकर 31 पीपीटी हो जाती है। उत्तरी गोलार्ध के पश्चिमी भागों में, महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में। अटलांटिक महासागर की औसत लवणता 36 पीपीटी, ये एनसीईआरटी के फैक्ट है, अच्छे से आप नोट करना। अटलांटिक महासागर की औसत लवणता कितनी है? 36 पीपीटी। अधिकतम लवणता 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 60 डिग्री पश्चिमी देशांश के बीच पाई जाती है। इसको भी अच्छे से नोट करना। पूरे ग्लोब पर अगर अधिकांश लवणता की बात करोगे तो 20 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 40 से 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच पाई जाती है। 20 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 20 से 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच पाई जाती है अधिकतम लवणता पूरे गोलार्ध की। हिंद महासागर की औसत लवणता 35 पीपीटी है। बंगाल की खाड़ी की लवणता अरब सागर की तुलना में कम है, क्योंकि अधिक नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी की लवणता की बात करोगे तो आप लिखोगे 30 पीपीटी है। बंगाल की खाड़ी की लवणता कितनी है? 30 पीपीटी। और अरब सागर की लवणता है 36 पीपीटी। 36 पीपीटी आप ध्यान रखना। फिर बाल्टिक सागर की लवणता कम है, क्योंकि नदियां अपना जल गिराती है बाल्टिक सागर में। लाल सागर की लवणता भी 41 पीपीटी है। उच्चतम लवणता वाला स्थान विश्व में नंबर 1, आपसे पूछे विश्व में नंबर 1 सर्वाधिक लवणता वाला स्थान कौन सा है? तो टर्की की वॉन झील पहले स्थान पर है, 330 पीपीटी लवणता है। विश्व में सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? टर्की की वॉन झील, 330 पीपीटी। ठीक है, हजारों बार ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। इनमें से दूसरे नंबर, विश्व की दूसरे नंबर की लवणता कहां पाई जाती है? मृत सागर में। ये कहां पे है? जॉर्डन देश में, एशिया के जॉर्डन देश में मृत सागर, 238 पीपीटी। तीसरा है ग्रेट साल्ट लेक, 220 पीपीटी। 220 पीपीटी ये कहां पे है? यूएसए में। ये विश्व की तीसरी खारी झील है। अगर आपसे पूछे विश्व के सर्वाधिक खारे लवणीय क्षेत्र कौन से हैं, सबसे पहले बताओगे टर्की की वॉन झील, 330 पीपीटी। दूसरे नंबर पे आप बताओगे ग्रेट मृत सागर जॉर्डन देश की, 238 पीपीटी। तीसरे नंबर पे आप बताओगे यूएसए की ग्रेट लेक्स, जहां लवणता कितनी है? 220 पीपीटी। ओके, फिर दक्षिणी कैस्पियन सागर 170 पीपीटी।
170 पीपीटी। फिर लास्ट में आप देखोगे उत्तरी गोलार्ध की औसत लवणता कितनी है 34 पीपीटी। दक्षिणी गोलार्ध की औसत लवणता कितनी है 35 पीपीटी। अरब सागर की लवणता ये आ गया, देखो अरब सागर की लवणता 36 पीपीटी। बंगाल की खाड़ी की लवणता 30 पीपीटी। ये 30 पीपीटी और 36 में इतना अंतर क्यों? क्योंकि बंगाल की खाड़ी में आप देखोगे एक बहुत बड़ा डेल्टा है, कौन सा? सुंदरवन का डेल्टा। कौन सी नदियां बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र, है ना, गंगा और मेघना, गंगा और ब्रह्मपुत्र आपकी। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा को सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। और ये जल शुद्ध जल है नदियों का। गंगा, ब्रह्मपुत्र और सारी खूब सारी नदियां हैं, म्यांमार की इरावदी नदी वगैरह ये गिरती है बंगाल खाड़ी में, जिससे क्या होता है वहां लवणता कम होती है। जबकि अरब सागर में इतनी नदियां नहीं है तो अरब सागर की लवणता अधिक है। फिर फारस की खाड़ी की लवणता 37 से 38 पीपीटी। फिर लाल सागर की लवणता 37 से 41 पीपीटी। फिर भूमध्य सागर की लवणता 39 से 41 पीपीटी, 39 से 41 पीपीटी। फिर काला सागर 18 पीपीटी, बाल्टिक सागर 15 पीपीटी। बोथनिया की खाड़ी ये कहां पे है? ये कैस्पियन बाल्टिक सागर का ही उत्तरी भाग है, बाल्टिक सागर उत्तरी भाग है। बोथनिया की खाड़ी बोथ है ना, बोथनिया की खाड़ी 8 पीपीटी। फिर फिनलैंड की खाड़ी है ना, फिनलैंड की खाड़ी 2 पीपीटी। फिर इनकी लवणता कम पाई जाती है क्योंकि यहाँ नदियों द्वारा स्वच्छ जल पूर्ति, निम्न वाष्पीकरण, स्वच्छ जल पूर्ति, निम्न वाष्पीकरण, स्वच्छ जल पूर्ति, निम्न वाष्पीकरण, निम्न तापमान जैसी दशाएं यहाँ विद्यमान है। इसलिए इन भागों की देखो लवणता कम पाई जाती है। बाल्टिक सागर, बोथनिया की खाड़ी, काला सागर, फिनलैंड की खाड़ी, यहाँ लवणता कम पाने की क्या कारण है? एक तो नदियों द्वारा स्वच्छ जल मिलता है, फिर वाष्पीकरण कम होता है क्योंकि तापमान भी यहाँ पे कम है। तो ये विद्यार्थियों आज की क्लास थी आपकी महासागरीय लवणता की। महासागरीय लवणता क्या है ना? लवणता का परिकलन 1000 ग्राम में किया जाता है और लवणता को जो मापा जाता है वो क्लोरीनता के आधार पर मापा जाता है। ये भी नोट लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। आपसे कोई पूछे लवणता का आकलन किसके आधार पर किया जाता है तो आप लिख लेना लवणता का मापन क्लोरीनता के आधार पर किया जाता है, क्लोरीनता के आधार पर, क्लोरीनता के आधार पर 19.2 क्लोरीनता के आधार पर प्रत्येक महासागरों के जल को लेके और क्लोरीनता के आधार पर लवणता का आकलन किया जाता है। ठीक है, ये नोट है स्पेशल, आप इसको लगा देना। फिर अपन ने देखा था लवणता के बाद मुख्यतः लवणताएं कौन कौन से हैं? ये 7 मुख्य लवण है। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मुख्यतः 7 है, इनका प्रतिशत याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिर लवणता प्राप्ति के स्रोत कौन कौन से? मुख्यतः नदियों से मिलता है, फिर लहरें, पवने, फिर ज्वालामुखी से, फिर सैलों के द्वारा भी मिलता है। फिर सागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक वाष्पीकरण और सूर्य तप सबसे पहला कारक है ना। फिर वर्षा जल और नदियों के द्वारा पूर्ति होती है। फिर प्रचलित पवने, फिर महासागरीय धाराएं, वायुमंडलीय दाब, महासागरीय जल का संचरण है ना, ये सारे पढ़े थे। महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक। फिर देखा अपन ने महासागरीय लवणता का ऊर्ध्वाधर वितरण, ये एलोक्लाइन याद रखना। एक पिछली क्लास में थर्मोक्लाइन पढ़ा था। एलोक्लाइन 300 से 100 मीटर की गहराई वाला भाग होता है जिसमें तीव्रता के साथ लवणता घटती है। थर्मोक्लाइन भी 300 से 100 मीटर वाला भाग था जहां तीव्र गति से तापमान कम होता है ना। एक पाइनोक्लाइन और होता है घनत्व को लेके, पाइनोक्लाइन, ये 3 क्लाइन है, तीनों को याद रखना। ये पाइनोक्लाइन किसको लेके है? घनत्व को लेके। ये भी 300 से 100 मीटर की गहराई वाला घनत्व, पाइनोक्लाइन। एक्स्ट्रा नॉलेज है, कहीं साइड में लिख लेना पाइनोक्लाइन। फिर इसके बाद अपन ने देखा महासागरीय लवणता का क्षैतिज वितरण। क्षैतिज वितरण में अपन ने देखा उत्तरी गोलार्ध के पश्चिम भागों में लवणता 35 से कम होकर 31 के आसपास रह जाती है ना। फिर अधिकतम लवणता उत्तरी गोलार्ध में 20 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 20 से 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच पाई जाती है। बंगाल की खाड़ी में लवणता कम है अरब सागर की तुलना में क्योंकि नदियां बंगाल खाड़ी में ज्यादा गिरती है। बाल्टिक सागर में नदियां गिरती है, लवणता कम है। लाल सागर की लवणता 41 है।
फिर विश्व के अधिक लवणता वाले क्षेत्र देखे, विश्व में सर्वाधिक लवणीय क्षेत्र टर्की की वान झील 330 पीपीटी, दूसरे नंबर की लवणता जॉर्डन देश की मृत सागर लवणता, तीसरे नंबर की यूएसए की ग्रेट साल्ट लेक 220 पीपीटी, ये तीनों झीलें देगी। उसके बाद में कुछ विशेष स्थान देखे जहां की लवणता का आकलन किया। ये एनसीईआरटी बेस का आपकी क्लास थी और महासागरीय लवणता में इतना बहुत है, ये अगर फैक्ट याद कर लोगे तो आपके सवाल यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। एक बार पुनः बोलता हूँ, क्लास को शेयर नहीं किया तो कर देना, लाइक कर देना, और कोई भी प्रश्न आप संबंधी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक में नए